नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विगत परीक्षा में पूछे गए कहानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। कहने का आशा है ये जो हत्या नामक कहानी है इसको किसने लिखा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो हत्या नामक कहानी है इसके लेखक हैं विकल्प बी जैनेन्द्र कुमार। इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 101 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 102 कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो बिल्कुल सही प्रश्न है कि उर्दू में बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की तो विकल्प बी नवाब राय नाम से लिखते थे। बात करें इनके पिताजी का नाम तो अजायब नाम था। धनपत राय इनका मूल नाम था। 1880 में मुंशी का जन्म हुआ और 36 बुद्धि रखते थे, यानी कि 1936 में इनका जो है देहांत होता है। प्रेमचंद इनका नाम नहीं था बल्कि मूल नाम था धनपत राय, लेकिन दयाराम यानी कि दयानारायण निगम जी ने इनका जो नाम है वो प्रेमचंद रखा है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो उर्दू में किस नाम से लिखते थे, बिल्कुल प्रश्न संख्या 102 का विकल्प बी नवाब राय इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 103 है कि प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था। तो देखिए ये 3-4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है ना। सोजे वतन को 1907 में इन्होंने लिखा था और संभवतः 8 में इसको प्रतिबंधित किया गया था। तो 1907-8 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, सोजे वतन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 104 कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद कब लिखे, 1936 में। मुख्य पात्र घीसू और माधव, ठीक है ना, कब, जब बुधिया मर जाती है। तो कह रहे हैं कि कफन के लिए जो पैसा इनको मिलता है उस पैसे का क्या करते हैं, है ना। तो विकल्प ए देख रहे हैं पूड़ी खरीद कर लाते हैं, ये भी सही है। और विकल्प बी है कि बोतल भर शराब पीते हैं, है ना। तो विकल्प डी उपयुक्त दोनों काम करते हैं, ये सही है। तो प्रश्न संख्या 104 का कफन के पैसे का घीसू और माधव क्या करते हैं, दोनों पूड़ी खरीद कर लाते हैं और बोतल भर शराब लाकर पीते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 104 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 105 निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। बात करें मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार की तो बिल्कुल इलाचंद जोशी भी हैं, आगे जी हैं, जैनेन्द्र जी हैं, लेकिन विकल्प सी सुदर्शन जी जो है मनोविश्लेषण कथाकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी सुदर्शन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 106 कि भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है। अब भोला राम के जीव की बात करेंगे तो बिल्कुल भोला राम का जीव कहाँ जा रहा है, बोले हरिशंकर के पास जा रहा है। वैसे भी भोला है ना, भोला किसको कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। तो भोला जीव दिमाग में रखिएगा, भोला राम का जीव हरिशंकर के पास जाता है, हरिशंकर के पास जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब भोला भाला शिव जी को कहते भी हैं। तो भोला राम का जीव है ना, विकल्प ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 107 की कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। तो बिल्कुल बात किया जाए नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से, तो बिल्कुल विकल्प बी पुरस्कार से है। इसे ध्यान में रखिएगा, जिसमें अरुण और मधुलिका प्रमुख पात्र हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 107 का विकल्प बी पुरस्कार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 108 है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं, यानी कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों की ट्रिक हमने बताई थी कि जो नई कहानी है ये कमोरा है, कमोरा, है ना। का से कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश, रा से राजेंद्र यादव। ये 3 लोग नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं और तीनों में से अगर देखेंगे तो प्रश्न संख्या 108 में विकल्प ए मोहन राकेश आपको मिल रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 108 का विकल्प ए मोहन राकेश इज राइट आंसर। जैनेन्द्र जी, इलाचंद जोशी और यशपाल जी का नई कहानी आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ गए होंगे, प्रश्न संख्या 108 का विकल्प ए मोहन राकेश इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 109 है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं, है ना। तो बिल्कुल कसाई बाड़ा में क्या मिला, बोले सर शिव की मूर्ति मिली।
शिव की मूर्ति कहाँ मिली? बोले सर कसाईबाड़ा में। तो ऐसे दिमाग पर रख लीजिएगा, शिव मूर्ति ने क्या लिखा? कसाईबाड़ा लिखा। ट्रिक बना लीजिएगा, कसाईबाड़े में क्या मिला? शिव की मूर्ति मिली। तो बिल्कुल सही है, प्रश्न संख्या 109 का विकल्प सी, शिव मूर्ति इज राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए मित्रों, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है ना, बस किसी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 110 है कि इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो बिल्कुल हिंदी की कहानी की बात अगर देखी जाए तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 110 को देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं विकल्प है, ये कौन है? इंदुमती है। ध्यान में रखिएगा, इंदुमती किसकी है? किशोरी की है। कब लिखी गई? इसे ध्यान में रखिएगा। तो इंदुमती की किशोरी 1900 ईस्वी में लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको माना है। बात करें 11 वर्ष का समय, तो रामचंद्र शुक्ल का है 1903 में लिखा गया है। दुलाई बात की बात करते हैं, दुलाई वायली की, तो 1907 में लिखा है बंग महिला। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए इनमें से कौन, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 110 का विकल्प इंदुमती है। फिलहाल हिंदी की पहली कहानी की बात करें तो इस समय अधिकांश विद्वान माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, है ना। टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखी गई है। उस कहानी को पहली कहानी माना जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 110 का विकल्प ए, इंदुमती इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 111, बंग महिला का असली नाम क्या था? तो हमने आपको बताया था कि बंग महिला का जो असली नाम था राजेंद्र बाला घोष था। और बंग महिला क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। इन्हें भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर के निवासी जिनका नाम था बाबू पूर्णचंद, इनकी धर्म पत्नी थी। ठीक है ना। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती हैं। इनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, 4 बातें 1904 में लिखा गया, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, और एक कहानी दलिया इनके द्वारा लिखी गई है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 111 का विकल्प भी राजेंद्र बाला घोष इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 112 है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो आप लोग देखे होंगे, है ना, शेक्सपियर का एक नाटक है टेम्पेस्ट, है ना। टेम्पेस्ट पे इंदुमती, है ना, टेम्पेस्ट की छाया इंदुमती पे मानी जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 112 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 113 कि इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। अब देखिए, जो प्रवासी कहानीकार होगा, प्रवास से आया होगा, वो बड़ा तेज होगा। तेज फार तेजेंद्र, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 113 का विकल्प भी तेजेंद्र शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 114 है कि हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, है ना। तो देखिए, बाण और दंडी किसके ध्यान में रहेंगे भैया? देखिए, जो गोविंद नारायण की तरह तेज होगा, गोविंद नारायण की तरह होगा, उसके दिमाग में क्या रहेंगे? बिल्कुल बाण और दंडी दोनों रहेंगे। तो प्रश्न संख्या 114 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 115 है कि आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी, तो बिल्कुल आपने सही समझ लिया, है ना। प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं, विकल्प डी, एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है 1901 में, इसे ध्यान में रखिएगा। आधुनिक शोध के अनुसार, है ना, हिंदी की पहली कहानी यही है, एक टोकरी भर मिट्टी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 116 है कि कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं। तो बिल्कुल कहानीकार के रूप में पुरातत्ववेत्ता की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 116 का विकल्प ये चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। इनकी 3 कहानियाँ हैं, है ना। ये आपने देखा होगा, सुखमय काटा उसने, सुखमय जीवन काटा उसने, यानी सुखमय जीवन बुद्धू का काटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन की बात करते हैं 1911 में, काटा बुद्धू का काटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई सब कहानी है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 117 है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या बिल्कुल लगभग कितनी है? विकल्प बी 300 है। कहाँ पर है? मानसरोवर में है ना। और मानसरोवर के कुल 8 भाग हैं, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 118, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? अब घटना प्रधान की बात करते हैं प्रश्न संख्या 118 में, तो बिल्कुल पंच परमेश्वर जो कहानी है ये घटना, है ना, घटना प्रधान है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 118 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 119 है कि झबरा किस कहानी का पात्र है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, झबरा, है ना, विकल्प बी फूस की रात का पात्र है। झबरा और हल्कू और मुन्नी 3 प्रमुख पात्र हैं। फूस की रात 1930 में किसने लिखा? प्रेमचंद ने लिखा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो झबरा फूस की रात कहानी का पात्र है। संख्या 120 है कि प्रसाद की गुंडा कहानी
में इतिहास में किस युग का चित्रण किया गया है ना, जो इनकी गुंडा कहानी है। तो गुंडा कहानी, तो देखिए गुंडा कौन कहेगा, है ना, ऐसा सब व्यक्ति नहीं कहता, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वाले जब आए थे तो वो लोग गुंडा कहते थे। तो दिमाग में से बैठा लीजिएगा, गुंडा, गुंडा ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 121 है कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं। अब बात की जाएगी पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर कौन करते थे, तो बिल्कुल यशपाल, पाल, है ना, यशपाल करते थे, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 121 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 122 कि राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निर्गुण अभिव्यक्ति कहानी में हुई है। किस कहानी में कह रहे हैं कि जो राजस्थानी प्रेम है उसकी निर्गुण अभिव्यक्ति की गई है। प्रश्न संख्या 122 की बात करते हैं तो बिल्कुल गदल में। गदल को किसने लिखा, रांगे राघव ने लिखा है। इनकी रचनाएं कौन है, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात और पथ का पाप। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 122 का विकल्प ये है ना, जिसमें राजस्थानी प्रवेश के प्रेम की निर्गुण अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, गदल में। आगे प्रश्न संख्या 123 है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि अगर देखा जाए इन विकल्पों में, तो विकल्प ये में है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण करने में जो नई कहानी है इसकी विशेष उपलब्धि है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 123 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 124 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। तो बिल्कुल 124 का विकल्प बी इंदुमती है। इंदुमती की रचना 1900 में हुई थी। किसने किया था, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने किया था। तो इंदु किशोरी है 1900। ठीक है ना, किसने माना पहली कहानी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर। ठीक है ना, तो बिल्कुल 124 का विकल्प बी इंदुमती आप दिमाग में रखिएगा। आगे प्रश्न 125 है कि इनमें से शिव मूर्ति की कहानी है ना। अभी आपने देखा था कि शिव की मूर्ति कहाँ मिली, बोले सर कसाई बाड़े में मिली, ध्यान में रखिएगा। तो शिव की मूर्ति कसाई बाड़े में शिव मूर्ति की कहानी है ना, कसाई बाड़ा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन पूछा है कौन नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए गलती हुई थी, तो कसाई बाड़ा भी है। और विकल्प ए की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं इनकी कहानी कौन सी, भरतनाट्यम भी है ना, त्रिया चरित्रम भी है। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो अकर्मक क्रिया इनकी कहानी नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर देखा जाए शिव मूर्ति की, तो शिव की मूर्ति में भरतनाट्यम करते हैं। शिव की मूर्ति त्रिया चरित्र दिखता है आपको। और शिव की मूर्ति कहाँ मिली है, कसाई बाड़ा में मिली है। यानी कि ये तीन की तीनों रचनाएं शिव मूर्ति की हैं। लेकिन अकर्मक क्रिया की बात आती है तो अकर्मक क्रिया जो कि कहानी है वो शिव मूर्ति की नहीं है। तो प्रश्न संख्या 125 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 126 है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है ना। करें नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका हो सकता है, तो बिल्कुल राजेंद्र यादव का है। कौन का, राजेंद्र यादव का है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 126 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 127 है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं, है ना। कोठरी की बात, अब कोठरी में बात जो होती है ना वो गुप्त होती, आगे होती, जान नहीं मिलता कौन सी बात हुई है ना। तो बस आगे दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग कोठरी में बैठ कर कुछ बात कर लेते हैं, कोई मंत्रणा कर कोई सलाह कर लेते हैं, तो आगे ही रह जाती है। बस दिमाग में रखिएगा कोठरी की बात क्या है, बोले सर आगे है, तो आगे जी द्वारा लिखी गई, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 128 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कृति नहीं है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सुखमय जीवन की बात करते हैं तो 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। विकल्प सी की बात करते हैं 11 वर्ष का समय, तो 11 वर्ष का समय 1903 में, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, इसे ध्यान में रखिएगा। तो 11 वर्ष का समय जो है गुलेरी जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 128 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे बात हम लोग करें प्रश्न संख्या 129 का कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम, तो बिल्कुल दया नारायण निगम, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। कौन, मुंशी दया नारायण निगम ने इनको क्या किया था कि प्रेमचंद की उपाधि दी थी, इसे ध्यान में रखिएगा। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में अजायब नाम से क्या करते थे, ये पत्र लिखते थे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 129 का विकल्प ए मुंशी दया नारायण निगम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 130 है
कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कौन सी, है ना, राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं वहीं राजेंद्र यादव हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, ठीक है ना। एक दिन निर्मल होता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 130 का विकल्प बी, जहाँ लक्ष्मी कैद, ये किसकी, राजेंद्र यादव जी की कहानी है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 131 है कि लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद ना था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ, वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ, निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है ना। 131 की बात कर रहे हैं, किस कहानी का है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। विकल्प डी है, गुल्ली डंडा इज राइट आंसर, ठीक है ना। विकल्प डी गुल्ली डंडा कहानी का अंश है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 132 है कि निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग का नहीं है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 132 में अगर देखा जाए तो बिल्कुल विकल्प सी जैनेन्द्र कुमार जो हैं ये प्रेमचंद युग के कहानीकार नहीं हैं, इसे दिमाग में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 132 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 133 है कि प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन किया गया है? तो बिल्कुल आपने देखा होगा बाल चित्रण का बहुत अनोखा चित्रण है, किसमें, ईदगाह में, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 133 का विकल्प डी ईदगाह इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे इसको सुमेलित करना है, और आप एक तरफ देख रहे हैं कि प्रमुख आंदोलन है और दूसरी तरफ उसके जो है आप कह सकते हैं कि प्रवर्तक हैं, ठीक है ना। कहानी की बात करते हैं तो कहानी का, है ना, बिल्कुल आपने देखा था गंगा प्रसाद विकल्प, है ना। तो गंगा प्रसाद की कहानी कहनी है, कहीं ना जा सकती है। सक्रिय बस को बताया सक्रिय हो जा, बस पार, है ना, बिल्कुल राकेश बस। समांतर कमलेश्वर और सचेतन महेश सिंह, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ए का डी और बी का सी, ए का डी बी का सी, ए का डी बी का सी, है ना। तो ए का डी बी का सी यानी कि इसमें देखा जाएगा तो विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 135 है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र नहीं हैं, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है होली का उपहार है, मुक्ति मार्ग भी इनका है, बड़े घर की बेटी है। लेकिन विकल्प डी की बात करें तो देवदासी इनकी कहानी नहीं है, बल्कि देवदासी कहानी जो होता है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 135 का विकल्प डी देवदासी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 136 है कि नीलम देश की राजकन्या किस पिता की रचना है? तो बिल्कुल नीलम देश की राजकन्या की बात करते हैं, प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी कहानी है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो 1983 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 137 से 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो 11 वर्ष के समय की बात करते हैं। 1903 में लिखी गई कहानी है, किसने लिखा है? बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। तो 11 वर्ष कौन गया था? राम जी गए थे, है ना। तो 11 वर्ष का समय की बात करी जाए तो 1903 में 11 जोड़ देंगे 14 वर्ष हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए रामचंद्र। आगे प्रश्न संख्या 138 है कि इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? अब सबसे पुरानी कहानी की बात करेंगे कि यानी कि जिसका रचना सबसे पहले हुआ था, तो बिल्कुल कौन है? रानी केती की कहानी है। किसने लिखा है? इंसा अल्लाह खान ने लिखा है। कहीं कहीं पर इसको 1798 में और कहीं कहीं पर 1803 ईस्वी माना जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 138 का विकल्प ये रानी केती की कहानी सबसे पुरानी कहानी है, इंसा अल्लाह खान ने लिखा है, ठीक है। अब आगे है प्रश्न संख्या 139 से निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृति है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प सी पाजेब कहानी जैनेन्द्र जी की है, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी का है, मलबे का मालिक मोहन राकेश का है, हार की जीत सुदर्शन की है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 139 का विकल्प सी पाजेब इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है ना। तो बिल्कुल शैलेश मटियानी जी की बात करें प्रश्न संख्या 140 का, तो विकल्प डी अर्धांगिनी कहानी किसकी है? शैलेश मटियानी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 140 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 141 है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी किस कहानी का पात्र है? तो देखेंगे कि ये लगभग चौथी पांचवी बार ये प्रश्न आ रहा है। तो झबरा कुत्ता की बात करते हैं। झबरा कुत्ता
विकल्प बी पूस की रात का है। हल्कू, झबरा कुत्ता और मुन्नी, ठीक है ना। पूस की रात 1930 में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 141 का विकल्प बी पूस की रात इज राइट आंसर। आगे प्रश्न 142 प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा। अब प्रकाशन के अनुसार देखा जाए 142 प्रश्न को, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सबसे पहले दो बैलों की कथा, अब दो बैलों की कथा 1931 में लिखी गई है। बड़े भाई साहब की बात करते हैं तो बड़े भाई साहब इस समय 34 साल के हैं। कफन 1936 में और क्रिकेट का मैच 36 में हुआ था, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 142 का अगर देखा जाए तो बिल्कुल विकल्प सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 143 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो बिल्कुल विकल्प ये देखा जाए शरणार्थी 48 हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। के परिंदे 60 हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, निर्मल होते हैं। कामरेड 1993 में और डायन 1998 में, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 143 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 144 है कि प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या था, इसे ध्यान में रखिएगा। हामिद की जो दादी थी उनका नाम क्या था। तो विकल्प सी अमीना इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। कहानी है ईदगाह। चलिए आगे प्रश्न 145 है कि बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कौन सी कहानी है। बड़े भाई के चरित्र पर आधारित कहानी, ठीक है ना। तो जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं बड़ा भाई, तो बड़े भाई होगा, है ना, टाइटल है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा कि बड़े भाई के चरित्र को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आधार बना करके बड़े भाई कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो प्रश्न संख्या 145 का विकल्प डी बड़े भाई साहब इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 146 है कि प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में थी। जब प्रेमचंद जी तीसरे दौर पे आए थे तो उनकी कहानी किस के अंतर्गत आती थी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 146 का विकल्प है। उस समय तीसरे दौर में उन्होंने यथार्थवादी कहानी लिखना शुरू कर दिया था, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 147 है कि चंद्र शर्मा गुलेरी कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि उत्कृष्ट माना है ना। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कह रहे हैं कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि उत्कृष्ट माना है गुलेरी जी ने। तो बिल्कुल विकल्प डी को उन्होंने माना है। उसने कहा था जिसे गुलेरी जी ने 1915 में लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। सुखमय जीवन 1911 में लिखा है। बुद्धू का कांटा 1914 में लिखा है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 147 का विकल्प डी उसने कहा था इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 148 है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है। तो बिल्कुल अगर दलित चेतना की कहानी की बात किया जाएगा तो बिल्कुल विकल्प ये ठाकुर का कुआं इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसमें प्रेमचंद जी ने दलित कहानी की चेतना का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 149 है कि निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई हैं। पंक्तियां हैं कि ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का लड़का था जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाला जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता। इस किस कहानी से पात्र और कथन, है ना, तो बिल्कुल लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 149 को देखेंगे तो बिल्कुल नशा, है ना, ध्यान में रखिएगा। प्रेमचंद जी की नशा कहानी से लिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 49 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 150 है कि इनमें कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। तो देखिए आकाशदीप की बात करते हैं ना, तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की, है ना, कहानी, इसे ध्यान में रखिएगा, वो मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है। तो प्रश्न संख्या 150 का विकल्प ये आकाशदीप इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 151 है कि घिसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं। तो बिल्कुल कफन के हैं, ध्यान में रखिएगा। कफन 1936 में लिखा गया। किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। यही घिसू और माधव है जो कि जब बुधिया मर जाती है तो उसके कफन के पैसे की पूड़ी खरीदते हैं और शराब, एक बोतल शराब खरीदते हैं, ठीक है ना, अभी आपने देखा था। तो प्रश्न संख्या 151 का विकल्प ये कफन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 152 है कि चंदन और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है। तो देखिए चरण और सुधा की बात करते हैं, चंदन और सुधा, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। कब लिखा है? 1952 में लिखा है। इसमें चंदन और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किया गया है, ठीक है। चलिए
आगे प्रश्न संख्या 153 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। अब कौन सा युग्म इसमें संगत है, तो देखिए जिंदगी और जोक की बात करते हैं तो बिल्कुल अमरकांत का है। बंद गली का आखिरी मकान की बात करते हैं धर्मवीर भारती का है। राजा निर्वसिया कमलेश्वर का है, ये सही है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश का है, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 153 का विकल्प सी सही है ना। बाकी सारे विकल्प जो असंगत हैं। और राजा निर्वसिया की कहानी किसने लिखा है, कमलेश्वर ने लिखा। कब लिखा, 1957 में लिखा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 153 का विकल्प सी राजा निर्वसिया कमलेश्वर इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 154 है कि कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें अगर कहानी आपको लिखना है तो कहानी लिखते समय किस तत्व की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, तो विकल्प ये कह रहे हैं यथासंभव तुक और लय का ध्यान, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बात करें भाषा शैली और प्रस्तुत की मौलिकता होनी चाहिए, अनुभव संवेदनशीलता की प्रमाणिकता होनी चाहिए, बढ़ातक और संवाद होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 154 का विकल्प ए इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 155 है निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है, यानी कि निर्मल वर्मा की कहानी इसमें कौन सी है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लंदन की रात बड़ी निर्मल होती है। लंदन की एक रात निर्मल होती है, तो निर्मल फॉर निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा परिंदे 1960 में इन्होंने लिखा है। कौवा और काला पानी इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, 1983 में लिखी गई है। जलती झाड़ी एक इनकी अन्य कहानी है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 156 है गीत फरोश किसकी कहानी है। अब भैया गीत फरोश, गीत किसके लिए है ना, गीत फरोश करते हैं हम लोग भवानी के लिए, है ना। भवानी के लिए गीत परोसते हैं, भवानी के लिए गीत फरोश करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 156 का विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 157 है कि शेखर जोशी के कहानी इनमें से कौन सी है। शेखर जोशी की बात करते हैं तो जोशी कोसी है ना, कोसी का घटवार। शेखर जोशी का जो कहानी है कोसी का घटवार है, इसे ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल 1958 में लिखा गया है, 58 कोस, है ना, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 157 का विकल्प ए कोसी का घटवार इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 158 माझी के पुल से कितनी दूर है ना, माझी पुल से कितनी दूर है। माझी का पुल कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है। माझी का पुल जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। माझी का पुल, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो माझी का पुल कौन बड़ा है, बिल्कुल कहाँ पे है, केदारनाथ सिंह। किसकी पंक्ति है, केदारनाथ सिंह। किसकी पंक्ति, केदारनाथ। तो माझी के पुल से कितने दूर है, केदारनाथ सिंह है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 159 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो प्रेमचंद की कहानी की बात करेंगे तो बिल्कुल एक तो आपको मिल जाएंगे विकल्प बी वाले पंडित बुधराम मिल जाएंगे, है ना। एक तो पंडित बुधराम मिल जाएंगे और दूसरा आपको अमीना मिल जाएंगी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी और सी जहाँ पर मिल जाए उसको सही कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 159 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 160 है कि जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है। बिल्कुल जासे जाह्नवी, जासे जैनेंद्र। तो प्रश्न संख्या 160 का विकल्प डी जैनेंद्र कुमार इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 161 है कि शतरंज की खिलाड़ी रचना किसकी है। तो बिल्कुल शतरंज खिलाड़ी शतरंज खेलते हैं बड़े प्रेम से। प्रेम फॉर प्रेमचंद जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 161 का विकल्प डी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 162 है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है ना। अब गणतंत्र में कोई व्यक्ति ठिठुरेगा, कब ठिठुरेगा, है ना। तो बिल्कुल हरिशंकर परसाई इज राइट आंसर। एक व्यंग्यात्मक रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 163 है कि उषा प्रेमदा की वापसी किस विधा की रचना है। तो वापसी की बात हम लोग 20 बार कर चुके हैं, है ना। 1960 में लिखी गई रचना है, उषा प्रेमदा ने लिखा है। और विकल्प सी की बात करें तो कहानी है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 164 है कि कौन सा कहानीकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है। तो नई कहानी आंदोलन का हमने आपको एक बताया था कि नई कहानी जो होती है वो बड़ी कमोरा है। कमोरा माने कमाई है। कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तो कमलेश्वर मिल गए, राजेंद्र यादव मिल गए, मोहन राकेश मिल गए। लेकिन विकल्प सी की बात करते हैं तो मार्कंडेय जो है नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। और प्रश्न संख्या 164 का विकल्प सी मार्कंडेय इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 165 है कि सिक्का बदल गया किसकी कहानी है। अब सिक्का बदल गया, बिल्कुल, है ना। प्रश्न संख्या 165 का
विकल्प बी किसड़ा सोबती इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो किसड़ा सोबती की ये कहानी है 1979 में लिखी गई है और 1980 में इसको बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा। किसड़ा सोबती की एक रचना है जिंदगी नामा, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका विकल्प बी किसड़ा सोबती हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ट्रिक की सहायता से अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।